हेलो बच्चों, आज हम क्लास 8th में जो एसएसटी में हमारा थर्ड सेक्शन है सिविक्स, उसका चैप्टर 1 नीड फॉर लॉज देखेंगे, यानी कि कानून की आवश्यकता। पहले जान लेते हैं हम कि क्या क्या हमें इसके चैप्टर में पढ़ना है। तो नीड फॉर लॉज इन द गवर्नेंस ऑफ अ कंट्री, किन कानूनों की आवश्यकता होती है हमें किसी देश में गवर्नेंस का संचालन करने में। मीनिंग एंड रोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन अ कंट्री, किसी भी देश में संविधान का क्या अर्थ और क्या किरदार होता है। साथ ही लॉज और डिसेंट के बारे में भी जानेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो द रूल ऑफ अ गेम इंश्योर दैट इट इज़ प्लेड प्रॉपरली, किसी भी खेलों के जो नियम हैं वो उसको ठीक ढंग से संचालित करने को इंश्योर करते हैं। सिमिलरली द रूल्स फॉर्मुलेटेड इन अ सोसाइटी इंश्योर दैट इज़ गवर्न एफिशिएंटली, ठीक उसी तरह से किसी भी समाज में जो नियम कायदे बनाए जाते हैं वो उसको एफिशिएंटली संचालन करने में मदद करते हैं। सच रूल्स आर नोन एज लॉज, इन कानूनों को या इन नियमों को कानून कहा जाता है। व्हेन लॉज इन अ सोसाइटी आर फॉर्मुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ जनरल कंसेंसस एंड यूजली रिकॉर्डेड इन द रिटन फॉर्म, दे आर फॉर्म एंड दे फॉर्म अ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी अधिकांशतः इन कानूनों को समाज में जनरल कंसेंसस यानी सामान्य जो आधार होते हैं उन पर या सामान्य मत होते हैं उन पर उनके आधार पर इनको बनाया जाता है और इनको मुख्यतः लिखित में रिकॉर्ड किया जाता है। और जब इनका एक संग्रहण कर लिया जाता है इन सभी कानूनों का, इसलिए वो कॉन्स्टिट्यूशन का रूप ले लेता है। जब बहुत सारे कानूनों को एक साथ हम कर लेते हैं तो उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी विल स्टडी द इम्पोर्टेंस ऑफ लॉज इन अ सोसाइटी, हम समाज में जो इम्पोर्टेंस है कानून की उसके बारे में जानेंगे। एंड द रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन अ कंट्री, और किसी भी देश में क्या किरदार होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसके बारे में समझेंगे। ना हाउ वी कैन एक्सप्रेस अवर डिसेंट अगेंस्ट लॉ, और कैसे हम अपने नाराज़गी जो है वो दर्ज कर सकते हैं कानून के समक्ष। तो इन सभी बातों के बारे में हम अच्छे से जानेंगे। सबसे पहले समझते हैं नीड फॉर लॉज, कि कानूनों की ज़रूरत क्यों है हमें। अ सोसाइटी इज़ मेड अप ऑफ interreactions and relationship among the people. सोसाइटी जो है वो लोगों के इंटरेक्शन और रिलेशनशिप से मिलकर बनी हुई होती है। सामाजिक सामंजस्य होता है, सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। दीज इंटरेक्शन एंड रिलेशनशिप्स आर रेगुलेटेड बाय लॉज, और ये जो हस्तक्षेप है या जो साझेदारी है लोगों की, वो कानूनों के द्वारा रेगुलेट होती है, विनियमित होती है। इन अ सोसाइटी, किसी भी समाज में, लॉज प्रोवाइड अ कोर्स ऑफ कंडक्ट टू इट्स मेंबर्स, यानी कि किसी भी समाज में कानून जो है वो उसके सदस्यों को एक विनियामकता यानी कोर्स ऑफ कंडक्ट, एक संहिता, एक दायरा प्रदान करता है जिसमें वो सभी लोग उसका पालन करते हैं। दे गाइड ऑन व्हाट शुड बी डन एंड व्हाट नॉट टू इंश्योर द वेलफेयर ऑफ ऑल इन द सोसाइटी, और ये एक तरह का मार्गदर्शन है जिसमें ये उन लोगों को इस बात की का इल्हाम होता है कि उन्हें किस काम को करना है, किसको नहीं करना है, क्या लोगों के भले के लिए सही होगा, क्या लोगों के भले के लिए सही नहीं होगा। They see to it that a less powerful person or a group is not dominated or treated unfairly by the powerful person or group in the society. इस बात को हमें नज़र आता है कि जो कम शक्तिशाली व्यक्ति है या कोई एक समूह जो है जो डोमिनेट नहीं करता है, उसके साथ अक्सर अनफेयर ट्रीटमेंट किए जाते हैं पावरफुल पर्सन्स के द्वारा या समाज के ताकतवर समूहों के द्वारा। तो दे सर्व एज एन एजेंट ऑफ चेंज अगेंस्ट द चैलेंज प्रैक्टिस इन दी सोसाइटी। तो ये एक समाज में
एक एजेंट के तौर पर काम करते हैं जो किसी भी परिस्थितियों में बदलाव लाने का प्रयास करते हैं। दे आउटलाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट एंड एम्पावर द गवर्नमेंट टू फॉर्मुलेट पॉलिसीज़ फॉर द बेटरमेंट ऑफ ऑल। अब सरकार जो है उसका निर्माण इसलिए होता है कि वो सरकार सभी के भले के लिए जो नीतियां हैं वो बनाए। थस वी कैन से दैट लॉ ब्रिंग ऑर्डर एंड सिक्योरिटी इन द सोसाइटी। तो हम कह सकते हैं कि कानून जो है वो व्यवस्था और सुरक्षा बनाने का काम करती है समाज में। दे हेल्प पीपल टू प्रोग्रेस एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम केओस एंड अनफेयर प्रैक्टिस। साथ ही ये लोगों की मदद करती है किसी भी तरह के केओस झगड़े को रोकने में, और अनफेयर प्रैक्टिस, किसी भी तरह की जो अनफेयर प्रैक्टिस है उसको रोकने में मदद करती है, ताकि लोग पीसफुली रह सकें और प्रोग्रेस कर सकें। लेट अस अंडरस्टैंड द रोल ऑफ लॉ इन द सोसाइटी, द एग्जाम्पल ऑफ डायरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। आइए इसको समझते हैं कि किसी कानून का समाज में कितना महत्व होता है। इसके उदाहरण से हम समझते हैं, दिया गया है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, यानी कि दहेज पर प्रतिबंध 1961 में। कई बार ये सब चीज़ें बड़ी किताबी लगती हैं क्योंकि ये सब किताबों में लिखी हुई होती हैं, लोग इनका पालन सामाजिक तौर पर नहीं करते हैं, क्योंकि हमें अपने आसपास बहुत सारे लोग इस तरह के कामों को करते हुए मिल जाते हैं। तो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट यानी 1961 ये प्रतिबंध लगाता है दहेज प्रथा पर। तो आइए समझते हैं इसको। द डाउरी सिस्टम रेफर टू द प्रैक्टिस ऑफ पेमेंट एंड एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट इन द फॉर्म ऑफ गुड्स, कैश एंड प्रॉपर्टी। डाउरी सिस्टम के तहत ये वो व्यवस्था है जिसके अंदर किसी भी तरह के उपहार पेमेंट के तौर पर या किसी वस्तु, कैश या प्रॉपर्टी के तौर पर प्रदान किए जाते हैं। बाय द फैमिली ऑफ अ ब्राइड टू दी फैमिली ऑफ द ग्रूम, यानी दुल्हन के परिवार से दूल्हे के परिवार को ये प्रदान किया जाता है। रिस्पेक्टिवली अर्लियर द डाउरी वॉज गिवन बाय द फैमिली ऑफ अ ब्राइड आउट ऑफ देयर विल। कई बार जो मांगे हैं वो दुल्हन के परिवार की क्षमताओं से अधिक हो जाती है। ठीक, हाउएवर ओवर द ईयर्स इट बिकेम एन ऑब्लिगेशन ऑन द ब्राइड्स फैमिली टू गिव डाउरी एज आस्क फॉर बाय द ग्रूम्स फैमिली। और लंबा समय बीतने के बाद जो है वो दहेज मांगने की प्रवृत्ति लगातार बनी रहती है और महिला को बार बार प्रताड़ित किया जाता है, उसके परिवार को प्रताड़ित किया जाता है कि वो और भी दहेज का प्रबंध अपने परिवार से करे। एज अ रिजल्ट इसका परिणाम ये होता है, गर्ल्स कुड नॉट गेट डाउरी, हैड टू फेस सेवरल फिजिकल एंड मेंटल प्रॉब्लम्स। और यदि लड़की के परिजन या लड़कियां जो है वो दहेज का प्रबंध नहीं कर पाती हैं तो उनके साथ कई फिजिकली और मेंटली प्रॉब्लम्स का उनको सामना करना पड़ता है। जो वायलेंस है, हिंसा जो उनके साथ होती है, उनको मारना पीटना, उनको जला देना, इस तरह की घटनाएं बेहद आम है। कहने में ये बड़ा दुखद लगता है लेकिन ये आम बात है। In 1961, the Dowry Prohibition Act was passed by the government to prohibit the demand, payment and acceptance of dowry in the society. 1961 में डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट आता है जिसे सरकार पास करती है, जिसके अंतर्गत किसी भी तरह की मांग, किसी भी तरह की पेमेंट और किसी भी तरह की जो डाउरी है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी समाज में। द एक्ट वॉज फर्दर स्ट्रेंथेड इन 1981 व्हेन पेइंग एंड एक्सेप्टेंस डाउरी बिकेम अ पनिशेबल ऑफेंस। और 1981 में ये कानून और मजबूत होता है कि इसको पनिशेबल ऑफेंस मान लिया जाता है, यानी कि दंडनीय अपराध बना दिया जाता है इसे। लेकिन फिर भी इस चीज़ में कमी नहीं आती है कि आज भी दहेज मांगना और दहेज देना ये गैरकानूनी अपराध है, लेकिन फिर भी उतनी जागरूकता ना होने के कारण ये चीज़ें समाज में आज भी प्रचलित हैं। इन 1986 द लॉ ऑल्सो प्रिस्क्राइब conviction for up to 5 years or a fine of the 15,000 rupees or the amount of the dowry against the people who demand or accepted dowry। यानी कि इस कानून के तहत पहले तो उसमें सज़ा का प्रावधान किया गया और 1986 में इसमें सज़ा जो है वो निर्धारित कर दी गई कि 5 वर्ष की सज़ा होगी और साथ ही 15,000 रुपये का जुर्माना होगा उसके खिलाफ़ जो
दहेज की मांग करता है या दहेज को स्वीकार करता है। तो आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अब इसके बाद अगला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।